सो दिस इज इनर मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज क्रिस्टे जो इनफोल्डिंग है, और यहाँ पे अंदर है मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, और ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे 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 ऐसे, ये फॉस्फोलिपिड डाइग्लिसराइड्स, एक्चुअली ग्लिसरॉल हेड एंड 2 फैटी एसिड चेन, ऐसे है ये। ठीक है, बट मैंने आपको बताया इसमें बहुत प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं इसमें सारी। ठीक है, ये पूरे स्ट्रक्चर में होता है। ये मैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर इसका बना रहा हूँ बड़ा करके, और इसमें जैसे यहाँ पर पूरे पर ये होगा, अगर हम नीचे यहाँ पे बनाए, इसी को अगर कंटिन्यू करते हैं, चलिए अब आगे जाके आप देखिए कि यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है, यूँ, ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये पूरी उसमें होते हैं इनर मेम्ब्रेन में। मैं आपको जस्ट शो यहाँ पे कर रहा हूँ। यही है ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। ठीक है बेटा, ये जो ऑक्सीसोम है इसी का फंक्शन होता है एटीपी को जनरेट करना। एक्चुअली में इसके ऑक्सीसोम्स के ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं F1 पार्टिकल, ये कहलाती है स्टॉक, और ये जो है बेटा ये कहलाता है F0 पार्टिकल। ठीक है, सो जब इसके अंदर से हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन मूव करता है, प्रोटॉन मूव करता है इसके अंदर से, यहाँ पर एक टनल होती है इसके अंदर से मूव कर सकता है वो। ठीक है, तो जब इसके अंदर से ये मूव करेगा इस टनल के थ्रू, तब जाकर यहाँ पे क्या बनता है, जैसे कि सपोज कीजिए, तब जाके बनता है एटीपी, एडीपी प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करके, और 2 हाइड्रोजन आयंस यानी कि प्रोटॉन्स की मूवमेंट यहाँ पे होती है। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? तो अभी मैं आपको क्या बता रहा था, मैं आपको ये बता रहा था कि 2 हाइड्रोजन आयंस मूवमेंट लाइक दिस, और एडीपी प्लस 1 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये बन गया एटीपी। सो दिस इज एक्चुअली फॉस्फोरिलेशन, ऐड हो गया फॉस्फेट। ठीक है, वो यहाँ पे होता है इसमें पूरे में, और यहाँ पर कुछ स्पेशल और प्रोटीन है बेटा, ये मैं आपको इतना एरिया में दिखा रहा हूँ, ये पूरे में प्रेजेंट है। ठीक है, सो यहाँ पर ETS भी प्रेजेंट है, ये स्पेशल प्रोटीन्स हैं जो क्या बनाती हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। ठीक है, सो ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है बेटा। यही होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इसको हम रेस्पिरेटरी चेन भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है ना, ये प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव होता है। ठीक है, ये सारा बाकी हम रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अब मैं आता हूँ इनर मेम्ब्रेन पे, इसके स्ट्रक्चर पे, कि ये क्या क्या फंक्शन करता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो इनर मेम्ब्रेन जो होती है इसका स्ट्रक्चर, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द आउटर मेम्ब्रेन। क्यों? बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग, इट हैज इनफोल्डिंग्स, एंड these इनफोल्डिंग्स आर नोन एज क्रिस्टे, क्रिस्टे इन एनिमल सेल्स एंड ट्यूबुलाई या माइक्रोविलाई इन प्लांट सेल्स। ठीक है, सो इट इज नॉट स्मूथ, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, these infoldings या inner membrane has many proteins. Many proteins means it has ETS, electron transport system या respiratory chain, okay. Then it has oxysomes, जो क्या कर रहे हैं, ये अभी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है। ये ऑक्सीसोम ही क्या जनरेट कर रहे हैं, ये ऑक्सीसोम एक्चुअल में एटीपी जनरेट करते हैं, यही बनाते हैं एटीपी। ठीक है, इसके बाद आप यूँ समझ लिए कि इसकी परमिएबिलिटी कैसी होती है, ये उतना परमिएबल नहीं होता जितने आउटर मेम्ब्रेन होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन थी ये फ्रीली परमिएबल थी, मैनी सब्सटेंस उनको लेके, लेकिन इनर मेम्ब्रेन इतनी परमिएबल नहीं होती। इट इज़ परमिएबल ओनली टू ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ज़रूरी है ना, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, ऑक्सीजन जो है उसी का यूज़ करके ये फॉस्फेट को ऐड किया गया है। ठीक है, सो ऑक्सीजन का तो एंट्री ज़रूरी है, ऑक्सीजन एंड एटीपी, दीज आर द मोस्ट कॉमन
मॉलिक्यूल्स जिनकी एंट्री होती है इससे। ओके, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब हम बात करेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस की। ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच का जो भी पार्ट है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर में या आप ये जो पार्ट देख पा रहे हैं इनफोल्डिंग, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच का इतना सारा पार्ट, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस था, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसकी बात करेंगे हम। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का। सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या होता है? द स्पेस lying between the outer and the inner membrane। ठीक है बेटा। सो ये वो स्पेस है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, ठीक है। और इसका कंपोजिशन मोस्टली वही होता है, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन, इसका कंपोजिशन मोस्टली लाइक साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये उसी की तरह होता है इसका कंपोजिशन भी, ठीक है। बस यूँ समझ लीजिए दैट इट्स प्रोटीन कंटेंट इज स्लाइटली डिफरेंट। प्रोटीन कंटेंट जो है इसका इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस का साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इज डिफरेंट। ओके, अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स, ये जो अंदर जो आप दिखाई दे रहा है, ये जिसको इंटरनल जो इनर वाली मेम्ब्रेन है वो होल्ड कर रही है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। दिस इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आप आगे प्लांट रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे, सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्रैब साइकिल। ये वही साइकिल है जिसकी वजह से आगे जाकर एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी साइट है, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रैब साइकिल मैट्रिक्स में होती है। इट इज़ द साइट ऑफ दिस साइकिल, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप होता है वो समझ लीजिए क्रैब साइकिल ही है, और मैट्रिक्स में होता है ये। इसके साथ साथ इसमें क्या होगा मैट्रिक्स में, देखिए जब ये क्रैब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल होगी तो इसके बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, सब एंजाइम्स मिलते हैं इसमें। एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रैब साइकिल, वो इसमें सब मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें और क्या होता है, इसमें अभी मैंने बताया आपको, इसमें mtDNA यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इसका खुद का डीएनए डबल स्टैंडर्ड जो मैंने बताया, सर्कुलर डीएनए, वो होता है इसके पास। इसके पास राइबोसोम्स होते हैं मैट्रिक्स में ही। इसका मतलब इट्स ऑन प्रोटीन फॉर्मिंग मशीनरी होती है इसके पास खुद की, ठीक है। इससे एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोटीन ये खुद बनाता है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्या बनाता है? सबसे पहले आरएनए बनाता है, वो भी मैसेंजर, और मैसेंजर आरएनए जाकर राइबोसोम से अटैच होता है, और फिर जाके क्या बनती है? प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। सो आप ये समझ लीजिए कि मैट्रिक्स के अंदर डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स तीनों मिलते हैं, और उसी से बनती है प्रोटीन इसकी खुद की। दैट इज वाई वी कॉल इट सेमी ऑटोनोमस। ऑटोनोमस जो अपने आप सब कुछ कर सके, ये सेमी है। ये काफ़ी प्रोटीन के लिए साइटोप्लाज्म पे डिपेंड करता है, जो राइबोसोम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रही है प्रोटीन्स, उस पर डिपेंड करता है मोस्ट प्रोटीन के लिए, लेकिन कुछ एक प्रोटीन ये खुद की बना सकता है। दैट इज वाई इट इज नोन एज सेमी ऑटोनोमस, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, एमआरएनए या आरएनए, राइबोसोम्स, ये ट्रांसलेशन कर पाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट आपको बता देता हूं। ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड एनी ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग में ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड
अस लिख रहा हूं मैं ह्यूमन बींग में, आर ऑफ मैटरनल ओरिजिन। इसका क्या मतलब है, जब ये एग था और स्पर्म ने इसको फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाया था, तब स्पर्म के मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया थी, लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया जाइगोट में एंटर नहीं करती है। जो जाइगोट बनेगा उसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी वो एग की होगी। इसका मतलब मैटरनल, माता से जो माइटोकॉन्ड्रिया आती है वही आगे जाकर जितनी भी जाइगोट में उसके बाद सेल बनेगी, ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, सब सेल्स को यही माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करती है। इसी के बाइनरी फिशन से, जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है ना, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बाइनरी फिशन करती है, और वो सारी मैटरनल ओरिजिन होती है। स्पर्म के मिड पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है दैट डू नॉट एंटर द एग, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। तो हम लोगों में जितनी भी सब मैटरनल ओरिजिन की है। ओके बेटा, सो अब मैं कुछ एक चीज़ और डिस्कस कर लेता हूं जल्दी से। वाई वी कॉल इट सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस। सो याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है बार बार। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, देखो, इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, ये पहली चीज है। दूसरा, इट हैज इट्स ओन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम। सो क्या हुआ, ये अपनी सारी प्रोटीन को खुद बना सकता है, ठीक है। सारी प्रोटीन का मतलब ये नहीं कि सारी, याद रखिएगा, मोस्टली 90% से भी ज्यादा, मोस्टली प्रोटीन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया are formed in the cytoplasm of the cell। ओके, साइटोप्लाज्म ओवर किसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम के साथ, ठीक है। और इसका इंफॉर्मेशन कहाँ से आया है, इसका इंफॉर्मेशन आया है न्यूक्लियर डीएनए से, न्यूक्लियर डीएनए से, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से नहीं, न्यूक्लियर डीएनए से। मोस्टली प्रोटीन यही दे रहा है इसको, कुछ एक ये बना सकता है, इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस बोल रहे हैं, ऑटोनोमस नहीं। मतलब ये कुछ एक पार्ट अपने आप कर सकता है, कुछ एक एंजाइम खुद के रेस्पिरेटरी एंजाइम्स बना सकता है। क्योंकि ये आप समझ लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ ऑक्सीडेटिव एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं इसमें, इसी से ये एटीपी बना पाता है, ठीक है। सो अभी आपको ये समझ में आया होगा व्हाई वी कॉल इट सेमी ऑटोनोमस। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, इट रिजेंबल्स बैक्टीरिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया जो होता है ना बेटा, जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में भी इनफोल्डिंग होती है, ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होती है, मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग इन बैक्टीरिया, जिसको मीजोसोम बोलते हैं। इसके अंदर इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टे बोलते हैं। इसके अंदर 70S टाइप राइबोसोम है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S टाइप राइबोसोम्स है। तो ये रिजेंबल करता है बैक्टीरिया, यानी कि प्रोकैरियोट्स को। सो माइटोकॉन्ड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ है, हो सकता है ये इंडिपेंडेंट ओरिजिन हो, इंडिपेंडेंट ओरिजिन। मतलब जब सबसे पहली माइटोकॉन्ड्रिया बनी थी वो सेल के अंदर नहीं थी, वो आउटसाइड सेल थी, बाद में वो सेल के अंदर गई और बन गई एंडोसिम्बायोंट, सिम्बायोंट। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या देती है, सेल को एटीपी प्रोवाइड करती है, और सेल बदले में माइटोकॉन्ड्रिया को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यानी ग्लूकोज देता है, जिससे ऑक्सीडेशन करके एटीपी वो बनाता है, ठीक है। सो दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में है। एंडो है मतलब इनसाइड सेल है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फंक्शंस क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस की बात कर लेते हैं। सो फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन आप समझ ही गए होंगे, ऑक्सीडेटिव
डेटिव फॉस्फोराइलेशन मतलब एडिंग ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इनटू एडीपी और बन गया एटीपी से एटीपी जनरेट करना, ये इसका पहला फंक्शन है। ठीक है। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ये क्रेब्स साइकिल होता है या और ईटीएस में कई सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। सो सम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स ये क्या होते हैं समझ लीजिए। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, एक रिएक्शन हो रही है ए प्लस बी में और उससे बनता है सी से बनता है डी से बनता है ई और ये फाइनल है प्रोडक्ट है, सपोज करो। ठीक है। तो ये जो बीच में बनते हैं ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। ओके। सो बेटा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं उन्हीं को यूज किया जाता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्टेरॉइड्स। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स दैट are formed are used in the synthesis of steroids। स्टेरॉयड हार्मोन में बेसिकली कैसे, जैसे टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है फीमेल स्पेसिफिक, टेस्टोस्टेरोन मेल स्पेसिफिक। सो इनका जो फॉर्मेशन होती है स्टेरॉइड्स का, उसमें जो इंटरमीडिएट बनता है ना, इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो यूज होता है। ठीक है। सो फिर से समझिए, एक तो एटीपी जनरेशन तो आ गया समझ में। दूसरा जो इसमें रिएक्शंस होती है, जैसे मैंने आपको एक रिएक्शन करके दिखाई, दिस प्रोडक्ट ये बीच में बनते हैं, लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट ये है। तो जो बीच में प्रोडक्ट बनते हैं उनको यूज करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं इनकी फॉर्मेशन के लिए, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के लिए, बायोसिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन एंड डिफरेंट स्टेरॉइड्स। ठीक है बेटे। इसके बाद सम अमाइनो एसिड्स याद है आपको? अमाइनो एसिड के बीच में क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड। ये पेप्टाइड बॉन्ड था और इसी से पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन बनती है, याद रखिए। ठीक है। सो सम अमाइनो एसिड्स, ये आपको एग्जांपल के लिए समझाया मैंने। सम अमाइनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड, आर फॉर्म्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जिनसे प्रोटीन बनाई जा सकती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका माइटोकॉन्ड्रिया का, इट रेगुलेट्स कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और इसके अलावा और भी फंक्शन में, जैसे कि इट इज प्रेजेंट इन द मिड पीस ऑफ स्पर्म का जो ये डायग्राम होता है यूं, इसका मिड पीस यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया रहता है। ठीक है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलती है स्पर्म को स्विम करने की और एग तक पहुंचने की। सो मिड पीस ऑफ स्पर्म हैज माइटोकॉन्ड्रियाज दैट प्रोवाइड्स इट एनर्जी। ठीक है बेटा। इसके बाद इसका रोल और होता है, जैसे कि जो हिपैटोसाइट्स में है, हिपैटोसाइट यानी लिवर सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मैं एम्प्टी लिख रहा हूं उसको डिनोट करने के लिए, दे हैव एंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन, हैव एंजाइम्स फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है बेटा? टॉक्सिक जो होते हैं, जो जहरीले कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंस हम खाने के साथ ले ले या कुछ वैसे ले ले ड्रग्स के रूप में, तो उनको डिटॉक्सिफाई करना, शरीर से निकालना ज़रूरी होता है। सो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए एंजाइम्स हिपैटोसाइट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें होते हैं। ठीक है। इसके अलावा इसका एक जो रोल है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल अभी स्टडी चल रही है, बट रोल माना जाता है कि इसका रोल एपोप्टोसिस में भी है। Mitochondria have the empty mitochondria have a role, has a role in apoptosis। apoptosis क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसमें क्या करती है हमारी एपोप्टोसिस?
प्रोग्राम सेल डेथ, इसमें क्या करती है, हमारी सेल जो हमारी बॉडी होती है, बॉडी अनवांटेड सेल्स जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल हो या फिर ओवर प्रोडक्ट हो चुका हो, ओवर प्रोडक्शन हो उसका, तो खुद की सेल को बॉडी मार देती है, खुद ही मार देती है एपोप्टोसिस इंड्यूस करवा के, प्रोग्राम सेल डेथ। उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया का एक से होता है, ऐसा माना जाता है। ओके बेटा।